ईरान, इस्राइल और यूएसए की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एस्केलेशन घंटे के हिसाब से बढ़ती जा रही है। नए प्लेयर्स गेम में कूदते जा रहे हैं और जर्मनी ने भी अपना इंदिया दे दिया है कि वो इस्राइल के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है और स्पेन ने ये इंदिया दे दिया है कि हम कहां खड़े ये तो पता नहीं, लेकिन हम इस्राइल के साथ कम से कम नहीं खड़े। ये जितनी इंफॉर्मेशन जंग की होती है ये फौरन नहीं आती, इसलिए एनालिसिस फौरन नहीं आता। यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि इसने मारा, उसने मारा, ये गिर गया, वो गिर गया। दीज आर टैक्टिकल इंफॉर्मेशन और ये टैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनेस्टी के साथ, वेरिफिकेशन के साथ मैं और मेरी टीम्स आपके लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे कवर कर रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि हम ये समझें कि जो आज मुसलमानों को लाहक है इतना बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल, वो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज नौजवान पूछता है, मेरे पास मैसेजेस के अंबार लगे हुए, ईमेल्स आपकी थमने का नाम नहीं ले रही हैं और सवाल सिर्फ एक है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं कितनी बार पिछले इन 6 सालों में वीडियोस बना कर आपको एक बात समझाता गया हूं। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हमें लीडर से ज्यादा हमें मुफक्किर की जरूरत है कि कोई रास्ता तो दिखाए कि हमने जाना किस तरफ है। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि ये जंग क्यों नहीं थमेगी, क्या वजह है, ईरान से ऐसी क्या गलती हुई है, ईरान का ऐसा क्या लेना देना है, ऐसी कौन सी प्रोफेसीज हैं जो ईरान को रोकती हैं। सो एक एक डिसेप्शन को अनकवर करना जरूरी है। ईरान की जंग को मैंने अपने कंटेंट में हर दफा ये कहा है कि ये आपके ईमान की जंग है। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आपको मैं क्या बताऊं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 2 बातें आपको बताता हूं और वो 2 बातें सुनकर लिटरली आपके तन बदन में आग लग जाएगी। पीटर हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने कितनी कॉन्डिसेंडिंग बात की है इस्लाम के बारे में, और ऑलरेडी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। क्या आपको पता है कि पीटर हेग्सेथ के जिस्म पर क्या टैटूज बने हुए हैं? इनके जिस्म के ऊपर टैटू है जिसमें लिखा है गॉड विल्स इट, गॉड विल्स इट। ये रेफरेंस कहां से आता है? ये रेफरेंस आता है क्रूसेड से, सलीबी जंगों से। इनके जिस्म के ऊपर मैथ्यू 10:34 का रेफरेंस है और मैथ्यू 10:34 में लिखा है कि आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है और आपको क्या लगेगा, क्या और जानेंगे कि आपके होश उड़ जाएं। क्या आपको नजर नहीं आता है कि कैसे इमीडिएटली अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया गया है? कैसे सलीबी जंगों के लिए तैयार किया जा रहा है? वो अपने मिशन पर कायम दायम है, वो अपनी लाइनें ठीक कर रहे हैं और हम अपनी लाइनों में गिरने को तैयार नहीं है। मुझे तोफ है लिटरली उन लिबरल्स पे जो अभी भी कंटेंट में जगह जगह पर क्या क्या बातें बेचते जा रहे हैं। दिस इज नॉट जियोपॉलिटिक्स एनीमोर। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो लिटरली ये एक चीज समझने की कोशिश करें। एक सवाल है, सिर्फ मुझे इस एक सवाल का जवाब दे दे। क्या आपको पता है कि जब ये ईरान पर अटैक शुरू हुआ तब एक लड़कियों के स्कूल पर अटैक किया गया, 160-165 मासूम बच्चियां, उन्हें शहीद किया गया। क्या आपको ये पता है कि उस स्कूल का नाम क्या है? उस स्कूल का नाम है शजरा तैयबा। शजरा तैयबा का मतलब पता है आपको? इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लड लाइन। अब ये सब कुछ जानकर भी आप कहते हैं जियोपॉलिटिक्स है, गलती से स्कूल पर अटैक हो गया था। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ देयर प्लान। इसीलिए आपका जागना, आंखें खोलना और अपनी लाइन के साथ खड़ा होना जरूरी है। और जब आप इन डिसेप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे तब आपको एक नाम सुनने को मिलेगा और वो नाम है प्रोफेसर जियान ज़ुक्विन। प्रोफेसर जियान ज़ुक्विन बीजिंग में पढ़ाते हैं, येल के ग्रेजुएट हैं, लेकिन 2024 में इन्होंने एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर की जो फुटेज थी वो वायरल हो गई। 2024 में उन्होंने कहा कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे, एक बार फिर इक्तदार में आएंगे और उसके बाद ईरान पर हमला होगा। और फिर आपने देखा कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यहीं पर प्रोफेसर जियान ज़ुक्विन ने कल के दिन में एक बात बताई थी
और वो बात जो थी वो ऑलरेडी आपको एक वीडियो पहले मैं बता चुका था, और उन्होंने जिक्र किया कि 3 बड़े रीजंस हैं इस जंग के अकॉर्डिंग टू हिम। पहला है ट्रंप का तकब्बुर, दूसरा है ट्रंप की लालच, और तीसरा है कि आज एप्स्टीन फाइल्स ने यह साबित कर दिया है कि ये दुनिया सीक्रेट सोसाइटीज चलाती है, और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम भी लिया है, और वो सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज कौन सी हैं, ये करती क्या हैं, और इनका टारगेट क्या है? जब आप ये समझेंगे तो आपको ये डिसेप्शन समझ आना शुरू हो जाएगी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1540 के स्पेन में। इग्नाटियस ऑफ लोयोला ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी जेसुइट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल पर्पस ये रखती थी कि ये एक क्रिश्चियनिटी मिशनरी है, इनका काम दीन फैलाने का है, लेकिन दर हकीकत ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क बना कन्फेशनल के थ्रू। जब बादशाह, वजीर, बैंकर्स इनके पास आते थे तो अपने गुनाह कबूल करते थे। वो गुनाहों का डेटा इनके हाथ लग जाता था, जिससे ये किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते थे। सन 1773 में पोप ने इसे ऑफिशियली बंद कर दिया, जेसुइट्स को बंद कर दिया गया। लेकिन 41 साल बंद रहने के बाद ये एक बार फिर मंजर आम पर आए, और बहुत से आज दुनिया में ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि जो जेसुइट्स को मानते हैं, जेसुइट्स की तालीमात पर चलते हैं। अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को मजहब मानने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो वेटिकन की एक सीक्रेट सोसाइटी है, वो लोग जो वेटिकन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। यहां से आपको यह अंदाजा होता है कि करंटली जो पोप हैं इनका भी बैकग्राउंड जेसुइट्स का रहा है। जब आप इनको इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि गूगल पर सर्च करने से यह पता चलता है कि जेसुइट्स बहुत ज्यादा, शायद हद से ज्यादा लिबरल्स हैं। ये LGBTQ को भी सपोर्ट करते हैं, ये लिबरेशन थ्योरी को भी मानते हैं, और दुनिया में आज 14,000 लोग ऐसे हैं जो इन्हें फंड करते हैं। और जेसुइट्स की कंट्रोवर्सीज आज पूरे इंटरनेट पर फैली हुई हैं, और प्रोफेसर ज़ुकविन ने डायरेक्टली जेसुइट्स का नाम लिया है कि ये वेटिकन को कंट्रोल करते हैं, जहां से मजहब के मानने वाले इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। आज वेटिकन की अगर आप पावर देखें तो वेटिकन आज दुनिया में 180 से ज्यादा मुल्कों के अंदर अपने डिप्लोमेटिक मिशन रखता है। अपनी स्टेट है, अपना बैंक है, अपनी फौज है, और अगर इस पूरे इदारे को जेसुइट्स या कोई और हाईजैक कर ले तो उसकी ताकत का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। सन 1666 के ऑटोमन एम्पायर में टर्की के अंदर एक ज्यूइश रैबाय हुआ करता था, और इस ज्यूइश रैबाय का नाम था शबताई ज़ेवी। शबताई ज़ेवी ने एक दिन बैठे बैठे एक क्लेम किया, और उसने क्लेम ये किया कि मैं मसीहा हूं। लाखों लोगों ने मान लिया, लाखों लोग उसको मसीहा मानकर और जूडाइज्म का मसीहा मानकर उसके पीछे चलने लगे। और फिर अचानक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के प्रेशर में आकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बहुत से फॉलोअर्स मुसलमान तो हो गए, लेकिन बहुत से और फॉलोअर्स थे जो खड़े हो गए कि ये गलत है, ये साजिश है, और ये सेक्रेड सिन है। अब ये बात आपने बहुत गौर से समझनी है कि इसको ये सेक्रेड सिन कहते हैं, कि सेक्रेड सिन है कि गुनाह ज्यादा करो, क्योंकि जितना ही गुनाह करोगे मसीहा की आमद उतनी ही जल्दी हो जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर 18वीं सदी आई। 18वीं सदी में एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम था जेकब फ्रैंक, और जेकब फ्रैंक ने यह दावा किया कि मैं शबताई ज़ेवी का एक रीइंकार्नेशन हूं, मैं उसका दूसरा जन्म हूं, और मैं मसीहा हूं। उसके इस क्लेम के आने के बाद उसने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था एंटी रैबानिकल फ्रैंकिस्ट, और यहां से सबैटियन फ्रैंकिस्ट का आगाज हुआ। अब यहां पर एक सवाल है कि जेकब फ्रैंक की तालीमात क्या थी, क्योंकि अगर आपको उसकी तालीमात समझ में आ गई तो जो कुछ आज आपके सामने इस पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है, जो गिलाजत आपको एप्स्टीन फाइल्स में नजर आती है, ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। जेकब फ्रैंक उसने नियो कार्पोक्रिएशन का आगाज किया, यानी प्योरिफिकेशन
थ्रू ट्रांसग्रेशन। वो ये कहता था कि जितने ज्यूइश लॉज हैं इनको डेलिबरेटली वायलेट करो, क्योंकि जितना वायलेट करोगे उतनी जल्दी मसीहा, मेन मसीहा, बड़ा मसीहा आएगा और हमें इस अजाब से बाहर निकालेगा। लिहाजा उसने क्या किया, उसने गंद और गिलाजत लोगों की जिंदगी में भरना शुरू कर दी 18वीं सदी में। और वो कहता था कि रिचुअलाइज्ड ऑर्जीज होनी चाहिए। वो कहता था, लोगों को प्रमोट करता था कि बाप बेटी के साथ सेक्स करे। इस किस्म की गिलाजत थी जो कि शायद इस वीडियो में मैं आपको बयान भी नहीं कर पाऊंगा। शायद उसके सामने आपको एप्स्टीन फाइल्स भी कम नजर आए। ये गिलाजत इसने इंट्रोड्यूस की और फ्रैंकिस्ट दुनिया में पैदा हो गए, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि सेटनिज्म के अंदर रहते हुए जितनी गिलाजत दुनिया में शामिल कर सकते हो करो, ताकि मसीहा आए। प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन ने सेबैस्टियन फ्रैंकिस्ट का डायरेक्टली नाम लिया है और वो ये कहते हैं कि आज ये फ्रैंकिस्ट मॉडर्न डे इसराइल को कंट्रोल करते हैं। आपको क्या लगता है, ये नेतन्याहू की शक्ल है कि ये फैसले करेंगे जंग में जाने के? कोई तो है जो इनकी डोर खींचता है और इनको उस मकसद पर लगाता है जहां पर सिर्फ डिजास्टर है और तबाही है, किसी एक साइड पर नहीं बल्कि दोनों साइड पर। और यही सेटनिज्म का बुनियादी मकसद है। प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन ने एक नाम और लिया है और वो नाम है अमेरिका से रिलेटेड, यानी एक ऐसा इदारा जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को चलाता है, और वो नाम है फ्री मेसन्स का। अब फ्री मेसन्स को समझने से पहले डॉलर बिल को समझते हैं। 1794 में जब पहला डॉलर मंजर आम पर आया तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर एक आंख है और मेसोनिक सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम 1787 के अंदर जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लिखा गया तो 13 आउट ऑफ 39 लोग जो इसके सिग्नेटरीज बने वो कौन थे? वो फ्री मेसन्स थे। और उन फ्री मेसन्स के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जिनमें जॉर्ज वॉशिंगटन हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, थॉमस जेफरसन हैं। ये सब मेसोनिक सिंबल्स की और मेसोनिक सर्कल्स की पैदावार हैं। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलता है कि एल्बर्ट पाइक, जो कि इनकी लीडरशिप में 19वीं सदी में कहीं टॉप पर थे, वो अपनी किताब मॉरल्स एंड डॉगमा में क्या लिखते हैं? ये किताब छपी थी सन 1871 में और वो लिखते हैं कि जो टॉप लेवल है वो एलोकेटेड है लूसिफर के लिए, जिसके लिए आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। अब यहां पर एक और सोसाइटी का भी नाम आता है और वो नाम आता है बोहेमियन ग्रूव का। अभी मैं बोहेमियन ग्रूव के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट्स की एक लंबी लाइन है जो इनके मेंबर्स हैं और साल में एक बार बोहेमियन ग्रूव मिलती है जंगलों में, जहां पर एक 40 फुट के उल्लू के बुत के आगे परस्तिश की जाती है। और क्या होता है वो शायद यहां डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन यहां पर जब प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन नाम ले लेते हैं तो एक बात तो समझ में आती है कि इल्यूमिनाटी जब खत्म हुई, जो बज़ाहिर दुनिया के लिए, आपके और मेरे लिए खत्म हुई, तब उसके फाउंडर ने कहा था कि हमारे लिए बेहतर यह है कि हम अपना काम सीक्रेसी में करें, अपना काम छुप के करें। और आज आपको यह समझ में आता है कि इल्यूमिनाटी के नीचे ये 3 नाम आपको सुनने को मिलते हैं, कि जिसमें जेसुइट्स हैं, कि जिसमें फ्रैंकिस्ट्स हैं, कि जिसमें फ्री मेसन्स हैं। तो फिर एक सवाल आपके जहन में उठना चाहिए और वो सवाल ये होगा कि अगर जेसुइट्स हैं और उनके पास वेटिकन का कंट्रोल है, फ्रैंकिस्ट्स हैं और उनके पास इसराइल का कंट्रोल है, और फिर तीसरे लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल फ्री मेसन्स के पास है, तो ये तीनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? इन तीनों सीक्रेट सोसाइटीज को आपस में सिर्फ एक धागा जोड़ता है, बल्कि धागा भी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज जोड़ता है और वो लफ्ज है रॉथस्चिल्ड। अब आप इसे रॉथस्चिल्ड कहें कि रॉथचाइल्ड कहें, ये एक फैमिली है। सन 1917 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक खत लिखती है,
ये खत किसी हुकूमत को नहीं, किसी इदारे को नहीं लिखा जाता, ये खत एक बैंकर को लिखा जाता है और उस बैंकर को ये लिखते हैं कि हम चाहते हैं, यानी हमारी हुकूमत ये चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ़लस्तीन के अंदर एक होमलैंड बनाया जाए ज्यूइश लोगों का, यहूदियों का। और ये खत लिखा जाता है रॉथस्चाइल्ड फैमिली को। और उसके बाद फिर आपने ये देखा कि वहां पर क्या हुआ, कैसे इसराइल के नाम पर एक फेक स्टेट मार्ज़े वजूद में आई। एडमंड डी रॉथस्चाइल्ड सन 1880 की दिहाई में उन फैमिलीज को फंड किया करता था कि जो फलस्तीन में आकर आबाद होना चाहें। कि जितनी प्लानिंग आपको नजर आती है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जून 2025 में फैसला हुआ कि ईरान पर अटैक मजीद करना है और फिर फरवरी 2026 में अटैक हो गया। दे हैव बीन वर्किंग ऑन देयर मिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और उसकी वजह यह है कि ये सेटनिस्ट्स हैं और शैतान के साथ राब्ते में रहते हैं, शैतान के हुक्म पर अमल पैरा होते हैं। आपने ये देखा कि ईरान के अंदर जब अटैक शुरू हुआ तब पहला काम क्या हुआ, जिस पर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अफसोस होता है कि मुस्लिम ममालिक इन चीज़ों को देखते क्यों नहीं है, हमारी हुकूमतें इस पर बोलती क्यों नहीं है कि ईरान पर पहला अटैक बच्चियों के स्कूल पर हुआ और 160 या 165 बच्चियां शहीद की गईं। और यही आप एप्स्टीन फाइल्स में देखते हैं कि कुर्बानी हमेशा वर्जिन बच्चियों की दी जाती है और उसके बाद इनकी ये गिलाजत का आगाज होता है। यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली वो फैमिली है कि जिसने इसराइल को ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की, इसराइल की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाकर देंगे एज अ गिफ्ट, लेकिन इस शर्त पर कि उस बिल्डिंग के डिज़ाइन पर हमारी हुक्मरानी होगी, हमारा कंट्रोल होगा। बिल्डिंग के डिज़ाइन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो बिल्डिंग बना दी गई। ज़रा कभी गूगल करके उस बिल्डिंग को देखिएगा, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। आपको उसके अंदर एक पिरामिड नज़र आएगा और आपको उसके अंदर ऑबेलिस्क स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। अब ये ऑबेलिस्क स्ट्रक्चर्स बहुत मैटर करते हैं और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं ये आपको तब समझ में आएंगे कि जब आप बुक ऑफ इनॉक को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑबेलिस्क स्ट्रक्चर्स वो हैं कि जब आप किसी मुल्क में घूमने के लिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये मॉन्यूमेंट है और मॉन्यूमेंट का लफ्ज कहकर आपको चिपका दिया जाता है और आप खुशी से तस्वीरें खींचते हैं, आपको ये पता भी नहीं होता है कि ये बनाए क्यों गए थे। आपकी सोच से ज्यादा गिलाजत इनके कामों में मौजूद है और ऑबेलिस्क स्ट्रक्चर्स उसी का एक हिस्सा है, which I will be certainly talking about that in another video। यहां पर यह समझना जरूरी है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कर्जा दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड का आगाज किया, अमेरिका में फेडरल रिजर्व का आगाज किया। और अगर आपको लगता है कि चाइना इनसे पाक है तो जरा ये जाकर देख लें कि बैंक ऑफ चाइना में इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। यहां पर एक और चीज भी मंजर आम पर आती है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एप्स्टीन की ईमेल्स बड़ी मशहूर हैं। द इकोनॉमिस्ट ने रिसेंटली इसके ऊपर एक क्लिप किया और उन्होंने ये कहा कि हमने इस चीज को एनालाइज किया है कि वो कौन है जिसने सबसे ज्यादा ईमेल्स एप्स्टीन को भेजी और एप्स्टीन ने भी बदले में उतनी ही ईमेल उसे भेजी। तो आपको एक ही नाम सुनने को मिलता है और वो नाम है एड्रियाना डी रॉथस्चाइल्ड का। ये लोग वो हैं कि जो मेहनत नहीं करते, ये सूद के कारोबार पर चलते हैं, ये आपसे सूद नहीं चाहते हैं, ये सेंट्रल बैंक्स को एक्वायर करते हैं और सेंट्रल बैंक्स को अपने जेरे निगरानी लेकर आते हैं। ये स्केलेबल बिजनेस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो जब नेपोलियनिक वॉर्स हो रही थी तब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वॉर इन्होंने हासिल करने की कोशिश की और तब उस जमाने में, कितने 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तब नेथन रॉथस्चाइल्ड ने कहा था कि मैंने सिर्फ इस एक इंफॉर्मेशन की वजह से 20 मिलियन फ्रैंक्स तब कमाए हैं। तो सोचो आज उसकी वैल्यू क्या बनती होगी। यहां पर आपने ये समझना है कि दुनिया में सिर्फ एक इलाका है जहां पर आप मुंह उठाकर नहीं जा सकते। आप दुनिया में किसी भी मुल्क का वीजा ले चले जाएं, आपके पास बहरी जहाज है, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आप एंटार्क्टिका जाएंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। सारी दुनिया ने मिलकर फैसला किया कि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर परमिशन के बगैर 57 मुल्कों की कोई नहीं आ सकता, लेकिन वहां पर भी एक जजीरा है और उस जजीरे का नाम रॉथस्चाइल्ड आइलैंड है। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या तमीमत दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
उसी जजीरे पर गए थे? ये सवाल सोचने वाला, रिसर्च करने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाती है कि जब भी आप इस उल्टी दुनिया को सीधा समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में ये सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो हुकूमतों को कंट्रोल करती हैं, और वो हुकूमतें वो फैसले करती हैं जो ये सैतानिस्ट चाहते हैं। दुनिया में अफरा तफरी फैले, दुनिया में बिगाड़ पैदा हो, और इतनी जल्दी ये ईरान की जान नहीं छोड़ने वाले। गोइंग फॉरवर्ड इन दिस डिसेप्शन सीरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जैक्ट आपकी जिंदगियों में साइंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर क्या क्या है जो डिसेप्शन क्रिएट की गई है, और ये कहानी अभी बाकी है।